हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज। आज उसी चैप्टर की सीरीज में हम देखेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। यह बुक 2 है। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके इस बुक की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के चैप्टर 4 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। पहले आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन अलाइनमेंट की रणनीति के माध्यम से कौन से 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे? इसका आंसर है 2 उद्देश्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना। सेकंड है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मतलब देश को सुरक्षित रखना और उसका आर्थिक विकास करना। ये इनके 2 उद्देश्य थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू युग के दौरान हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टीज और समूहों का मानना था कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, हमारे देश में राजनीतिक दलों और समूहों का मानना था कि भारत को अमेरिका नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये गुट लोकतंत्र समर्थक होने का दावा करता है। मतलब जो हमारे देश की राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो चाहते थे कि हम अमेरिका के गुट में मिल जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका यही था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर आपसे पूछे कि जो ये IAEA है, इसका काम क्या है? इसका काम है एक तो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो परमाणु ऊर्जा है उसका प्रयोग करना, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए। ये ध्यान से रखिएगा ध्यान। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो सैनिक उद्देश्य है उसके उपयोग के लिए रोकना, मतलब सैनिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का यूज नहीं करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील। इसे इंग्लिश में पंचशीली बोलते हैं, का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को संदर्भित करता है, जिन पर 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील एक 5 सिद्धांत हैं ये, जिसमें 5 सिद्धांतों के बारे में 2 देशों के बीच में सहमति हुई थी। और वो 2 देश कौन से थे? वो थे भारत और चीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया गया था? मतलब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका आंसर है, मई 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोई 2 सिद्धांत बताइए। इसके 2 सिद्धांत है, एक तो है गैर संरेखन और पंचशील। जैसे कि हमने जो चाइना के साथ किया था, वैसे हमने अन्य देशों के साथ भी करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन भारत संघर्ष ने विपक्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट को कैसे प्रभावित किया? इसका आंसर देना है, जो चीन और भारत का संघर्ष हुआ था उसके बारे में इन शॉर्ट बताना है आपको। चीन भारत के बीच बढ़ती दरार का असर विपक्ष पर भी पड़ा। इसके साथ ही चीन और USSR और ये कहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं, ये रशिया का पहला पार्ट था, जो ये बहुत बड़ा एक समूह था देशों का। USSR के बीच बढ़ती दरार के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के भीतर भी मतभेद पैदा हो गया। 1964 में CPI का विभाजन हो गया। ये इन शॉर्ट एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि CPI का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1964 में। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट है, सोवियत संघ समर्थक गुट कांग्रेस के करीब रहा। मतलब जो सोवियत संघ के समर्थक थे वो कांग्रेस से भी करीब रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में हर दल का सदस्य शामिल था इसलिए। और CPIM ये CPI का एक पार्ट है, मार्क्सवाद।
कांग्रेस के साथ किसी भी तरह से संबंध के खिलाफ था। जो ये CPIM था, इसका मानना था कि हमें कांग्रेस के साथ में किसी भी तरह से संबंध नहीं रखना है, क्योंकि वे चीन के करीब थे। जो ये वाले CPIM थे, ये चीन के करीब थे। ये चीन की विचारधारा मानने वाले थे, माओ की। चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान CPIM के कई नेताओं ने चीन समर्थक होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस दौरान में कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वह चीन के समर्थक थे और चीन की विचारधारा CPIM, इसमें मतलब है माओवाद, क्योंकि जो चीन है वो माओवाद की विचारधारा पर चलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कोई 2 उपाय मेजर्स सुझाइए, सजेस्ट करने हैं हमें। तो इसका आंसर है, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए 2 उपाय इस प्रकार है। पहला है, आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है उसे सही किया जाए। सेकंड है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के रिश्ते की सराहना की जानी चाहिए। सांस्कृतिक मतलब हमारे जो कल्चर है, हमारे यहाँ दिवाली, उनके ईद, इस प्रकार के त्योहार है, उनके संस्कृति की मतलब आदर सम्मान किया जाए, इन शॉर्ट कह सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन से 2 मतभेद डिफरेंस के कारण 1962 में सैन्य संघर्ष, आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हुआ? मतलब जो 1962 का युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, भारत और चीन के बीच 2 मतभेद के कारण 1962 में सैन्य संघर्ष हुआ। जो उसका पहला पॉइंट है वो है, भारत ने तिब्बती नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी। सेकंड पॉइंट है, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को चीन की सहायता की थी। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है दलाई लामा जी। ये दलाई लामा जी हैं, ये तिब्बत के नेता थे, लीडर थे, जो कि तिब्बत पर हमला होने के कारण भारत में इन्होंने शरण ली और भारत में इनको राजनीतिक शरण दी गई और ये आज तक भारत में ही है। तो इनका चाइना का मानना है, जो इन्होंने इनको दलाई लामा जी को शरण दी हुई है, ये उसके दुश्मन की सहायता कर रहा है। इसलिए चीन का सबसे बड़ा मोटिव यही था, दलाई लामा जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए योगदान कंट्रीब्यूशन पर प्रकाश डालिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फॉरेन पॉलिसी के लिए? तो इसका आंसर है, लगभग 2 दशक तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि के सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक तो वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और इसके साथ एक पॉइंट और है, वो प्रधानमंत्री होने के साथ हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे। वो एक साथ 2 पोजीशन संभाल रहे थे। उन्होंने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति। सेकंड है, राष्ट्रमंडल में भारत की भूमिका। तीसरा है, कश्मीर तिब्बत चीन के मुद्दे से निपटना। चौथा है, पाकिस्तान, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ संबंध बनाए रखना। उन्होंने सभी के साथ संबंध बनाए रखे थे, चाहे वो कोई भी गुट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे USSR हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1971 के पहले कौन से 2 कारण रीजन पाकिस्तान अब बांग्लादेश के लोगों में पश्चिम पाकिस्तान के प्रति आक्रोश का स्रोत थे? मतलब बांग्लादेश के बारे में बताना है, शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसका आंसर है, 2 कारण बताने हैं, जो कि पहला है, पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान दोनों के आंतरिक अशांति। पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान से आप मीन समझ रहे हैं, जैसे सपोज ये इंडिया है, सपोज थोड़ा गंदा बना हुआ है, ये पाकिस्तान है और हमारे यहाँ पे इस तरफ में है बांग्लादेश। ये पूर्वी था और ये पश्चिमी था, और ये दोनों पाकिस्तान के कंट्रोल में थे और इन दोनों में अशांति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम पाकिस्तान स्थिर सरकार के विरुद्ध पूरी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध किया। मतलब जो पाकिस्तान में लोग थे, इन्होंने इस जगह का विरोध किया ताकि यहाँ पर कोई स्थायी सरकार ना बन जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जी की सरकार बनी थी, जिसे भारत ने समर्थन किया था 1970 युद्ध के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट पर किसने और कब हस्ताक्षर करे? इसका उत्तर है, ताशकंद समझौता पर 1966 में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी है यहाँ पे, मैं इसको लिख देती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में होता है। इसके जो भारत के नेता थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति थे
जनरल अयूब खान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे ये। और कब हुआ था? 1966 में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई थी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिमला समझौता। शिमला एग्रीमेंट कब और किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर है शिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के बारे में आपको मुझे कुछ पॉइंट लिख के बताने हैं कमेंट में, जो भी आपको याद हो। एक एक पॉइंट लिख के बताना है, बस ज़्यादा नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उन परिस्थितियों सर्कमस्टांसेस की व्याख्या करें जिनके कारण तिब्बतियों को चीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तिब्बती शरणार्थी, तिब्बतन रिफ्यूजी की मदद करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब जो तिब्बती लोग तिब्बत से भागे थे और हमारे भारत में शरण ली थी, तो इसमें भारत की क्या भूमिका रही है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चीन पुराने समय से तिब्बत पर प्रशासन करता था और इसके साथ सभी हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहता था, जो चीन ने 1950 में किया। तिब्बत इतिहास से भारत का अच्छा मित्र रहा है। मतलब जो तिब्बत है वो भारत का पहले से ही अच्छा सा फ्रेंड रहा है। इसलिए भारत ने चीन पर तिब्बत के स्वतंत्रता देने पर जोर डाला। जो भारत है वो चीन पर जोर डाल रहा था कि तुम तिब्बत पर हमला मत करो, उसे स्वतंत्र रहने दो। पंचशील समझौते के अनुसार भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार किया। अब पंचशील समझौता जब ये हुआ था 1962 में, जैसे कि जानते हैं आप, उस टाइम पर भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार कर लिया। भारत निम्नलिखित तरीके से तिब्बत प्रवासियों को बसने में मदद करता था। अब जब भारत ने स्वीकार कर लिया कि तिब्बत पर चीन का दावा है, अब जो तिब्बती लोग भारत में शरण ले रहे हैं, तो भारत का ये पूर्ण कर्तव्य है कि वे उनकी सहायता करें। तो उसी के समर्थन में भारत ने कुछ पॉइंट जो मदद की थी वो इस प्रकार है। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1959 में शरण दी। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी संख्या में तिब्बतियों को दिल्ली और अन्य देश के अन्य भागों में शरण दी गई। सेकंड है हिमाचल प्रदेश के में धर्मशाला भारत के तिब्बतियों की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती है। सबसे ज़्यादा तिब्बती लोग कहाँ मिलते हैं? हमारे देश के धर्मशाला जगह पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इन परिस्थितियों के कारण 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बती बोली दलाई लामा जी के कारण ही भारत ने चीन के युद्ध का सामना करना पड़ा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको पेपर में हेल्प मिलेगी और ये सब जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको 80+ मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट के किन्हीं 2 बिंदुओं की व्याख्या करें। मतलब हमें एक्सप्लेन करना जो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसका क्वेश्चन है आंसर है 1971 के युद्ध संघर्ष के कारण निम्नलिखित हैं। अभी कारण के बारे में बताया गया ऐसे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट है 1970 में पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के आगे पहले आम चुनाव में पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान के बीच दरार पैदा कर दी थी। मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, अभी जस्ट देखते हैं मैंने कहाँ बताया था आपको। यहाँ मैंने आपको समझाया था कि ये पश्चिमी और ये पूर्वी है, जो कि मैंने गलत बताया था। यहाँ पूर्वी होगा, ये पूर्वी पाकिस्तान है और ये पश्चिमी पाकिस्तान है। ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, और ये पश्चिमी है, ये पाकिस्तान है। जो पश्चिम पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान में स्थायी सरकार नहीं बनने देना चाहता था, जिससे कि उसका दबदबा वहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने वहाँ पर चुनाव के बावजूद उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान जी को उस देश का PM बनाया गया था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मतलब लीडर बनाया गया था शेख मुजीबुर रहमान का, देश का पहला लीडर। और वहाँ पे उर्दू भाषा जो उन पर थोपी गई थी वो भी हटा दी गई थी। तो इस प्रकार मैं अपनी गलती को रिवाइंड करती हूँ, सही किया मैंने। ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। तो हम देखते हैं उसी क्वेश्चन को, अब जो हम यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ पे फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ने पश्चिम पाकिस्तान के सभी सीटें जीती, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान ने उसे हार का सामना करना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो, इन नाम पर ध्यान दीजिए, थोड़ा नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी पार्टी के नेता किस जगह पर थे और कौन से नाम था उन नेताओं का। पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर आलम की पार्टी अवामी लीग, ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूर्वी पाकिस्तान की है, ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत दर्ज की। अवामी लीग था शेख मुजीबुर रहमान जी की।
नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान स्थित सरकार द्वारा वर्षों से द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में व्यापार किया जाने का विरोध में मतदान किया था। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने हमेशा उनके साथ में व्यापार में मतलब भेदभाव होता था। उन्होंने इस चीज़ का व्यवहार किया और उन्होंने अवामी लीग पार्टी को अपना वोट दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तानी सरकार इस लोकतांत्रिक फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही उन्हें अवामी लीग की संघ की मांग को स्वीकार किया। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीबुर आलम को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान में आतंक का राज कायम कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए लोगों में संघर्ष शुरू हो गया। मतलब उन्हें जीत के बावजूद पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उन अपने लीडर की आज़ादी के लिए वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए 80 लाख शरणार्थियों को शरण दी। उस टाइम पर पूर्वी पाकिस्तान से कम 80 लाख लोग भाग के आए थे भारत में। इसलिए भारत को बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक और भौतिक समर्थन देना पड़ा। अब क्योंकि इतने सारे लोग भारत में आ गए हैं, अब उनके खाने के लिए उनके रहने के लिए व्यापार के लिए वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के लिए। देखते हैं इस प्रकार 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया जब पाकिस्तान ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1971 में बांग्लादेश युद्ध के परिणाम इस प्रकार हैं। इसके आउटकम कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है युद्ध में बड़ी जीत के परिणाम स्वरूप पूरे देश में खुशी का माहौल था। भारत के कई लोगों ने इसे गौरव का क्षण और अन्य सैन्य क्षेत्र में भारत की ताकत का स्पष्ट संकेत माना। इस युद्ध में भारत की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी जी। 1971 में इंदिरा गांधी पीएम थी देश की, ने लोकसभा चुनाव जीता। मतलब इस जीत से उन्हें चुनाव में भी फायदा हुआ, वो जीत गई। 1971 के युद्ध के बाद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी ने लगभग सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव जीत लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनने की अपनी इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा। मतलब इस युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट तो है एक तो बांग्लादेश नया राज्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध में भारत एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा कि वो शांति के रूप में काम करता है। दूसरा है इंदिरा गांधी जी जीत गई और वह भी एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी और भारत की विदेश नीति भी एक महत्वपूर्ण रूप में सामने आई उभर कर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति न्यूक्लियर पॉलिसी की व्याख्या करें। इसका आंसर है भारत की परमाणु नीति की चर्चा नीचे की गई है, तो है इसकी नेहरू हमेशा भारत के तेज विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में विश्वास करते थे। उनके औद्योगिकीकरण का एक महत्वपूर्ण विचार 1940 के दशक के अंत में होमी जहांगीर बाबा है, इनका नाम वैसे पूरा होमी जहांगीर बाबा के मार्गदर्शन के परिणाम में परमाणु कार्यक्रम शुरू करना था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा पैदा करने पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने महाशक्तियों से व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण का अनुरोध किया। भले ही परमाणु युद्ध के खतरे लगातार बढ़ रहे थे, नेहरू जी औद्योगिकीकरण तो चाहते थे पर वो परमाणु हथियार के खिलाफ थे कि इसका प्रयोग युद्ध के लिए ना किया जाए। वो इसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देते थे और इसलिए उन्होंने महाशक्ति को भी निशस्त्रीकरण मतलब हथियार न बनाने के लिए जोर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जब साम्यवादी चीन ने अक्टूबर 1964 में अपना परमाणु हथियार का परीक्षण किया। मतलब चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964 में, हमसे कई साल पहले। तो परमाणु हथियार रखने वाले 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ताइवान चीन का अभिन्न अंग था। मतलब इस टाइम पे जो चीन है वो ताइवान को अपने अंडर में ले रखा था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ का सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 स्थायी सदस्यों में शेष विश्व पर 1968 पर परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी थोपने का प्रयास किया।
मतलब जो यूएनओ के 5 देश से स्थायी कंट्री है, अब उन पांचों के पास में परमाणु हथियार थे। अब यूएनओ ने ये कहा कि जो ये 5 देश हैं, इनके अलावा अगर कोई भी देश अपने पास में परमाणु हथियार रखता है तो वो गैर कानूनी है। तो इस चीज का भारत ने विरोध किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। इसका पॉइंट है 1962-1972 के दशक के दौरान जब भारत को लगातार 3 युद्ध का सामना करना पड़ा, समय समय पर कई अलग अलग पार्टियां सत्ता में आई, देश की विदेश नीति में दलीय राजनीति में केवल एक सीमित भूमिका निभाई है। मतलब हमें 3 युद्ध 10 साल के अंदर भारत ने 3 युद्ध का लगातार सामना किया है और राजनीतिक स्थिति भी इधर उधर होती रही क्योंकि नेता बदलते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए। और भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में, और चीन ने 62 में ही कर लिया था। जिससे पता चलता है कि सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो इससे ये पता चल गया कि जो भारत के परमाणु परीक्षण है वो सैन्य उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान ने भी परमाणु ऊर्जा विनियमन के लिए क्षेत्र में संवेदनशीलता को बढ़ा दिया। अब जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान ने भी किया। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भारतीय उपमहाद्वीप में परमाणु परीक्षण की आलोचना की और भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना चाहा, लेकिन बाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय समितियां जैसे हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत में जो इसका परीक्षण किया था परमाणु का, उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, पर जिन्हें उन्हें बाद में हटाना पड़ा क्योंकि भारत ने बताया था हम इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की परमाणु नीति की 2 विशेषताएं बताइए। पहली है न्यूनतम परमाणु निवारण पर निर्भर भारत की परमाणु नीति पहले प्रयोग नहीं की नीति पर आधारित है, मतलब हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कोई दूसरा नहीं करता। सेकंड है यह नीति वैश्विक, वैध और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व मार्ग पर मार्गदर्शक करेगी। मतलब जो भारत की जो ये परमाणु नीति है ये एकदम गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रति भी भारत के समर्थन को दिखाती है, क्योंकि ये भारत ने पहले प्रयोग नहीं करने की नीति को अपनाया, नो फर्स्ट यूज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या था? इसके परिणाम आउटकम का वर्णन करें। तो इसका आंसर देखते हैं। अप्रैल 1955 में एशिया और अफ्रीका देशों की 29 सरकारों के प्रतिनिधि शांति और शीत युद्ध, आर्थिक विकास और विउपनिवेशीकरण के में तीसरी दुनिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए बांडुंग, जो कि इंडोनेशिया में है, में एकत्र हुए, इसलिए इसे बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। जब भी कोई भी सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया जाता है उस देश के नाम पर उस सम्मेलन का नाम रखा जाता है, चाहे वो जिस भी जगह पर हो, चाहे वो रियो डी जेनेरियो हो या फिर बांडुंग हो या और भी कोई हो। अब देखते हैं हम इसका पॉइंट। बांडुंग सम्मेलन के मूल सिद्धांत क्या थे? पहली बात तो यह है, इसमें था राजनीतिक आत्मनिर्णय। सेकंड है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, मतलब दूसरे की संप्रभुता सम्मान करना। अहिंसा, समानता, सभी को समान मानना, असमानता न करना। अब देखते हैं बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकार ने बांडुंग सम्मेलन को सह प्रायोजित किया और उन्हें एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अतिरिक्त 24 देशों के एक साथ लाया। 24 देशों को एक साथ लेके आया था ये सम्मेलन। अब इस सम्मेलन के परिणाम देख लेते हैं। सम्मेलन के परिणाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट है 9 स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका देशों के एक साथ भारत में जोड़ना। 9 स्वतंत्र मतलब जो देश उसी समय आजाद हुए थे। सेकंड पॉइंट है सम्मेलन में आंतरिक प्रस्ताव में शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। मतलब बांडुंग सम्मेलन में ही नींव, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं, उसकी नींव रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है कि नींव कब रखी गई थी, नेम की, वो है बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध की प्रतियोगिता में पक्ष लेने के लिए मजबूर होने के से बचने के लिए विकासशील देशों के नेताओं ने एक साथ मिलकर काम किया। आंदोलन की प्रारंभिक प्रेरणा शांति को बढ़ावा देना था। 1970 के दशक में शीत युद्ध की महाशक्ति की नीतियों की निंदा करने में यह आंदोलन और भी अधिक उग्र हो गया। तो इस प्रकार से ये बांडुंग सम्मेलन की विशेषता के बारे में बताया गया था। ये आपको नेम से रिलेटेड भी करता है ये वाला पॉइंट।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6 मार्कर क्वेश्चन, और ये इस प्रीवियस ईयर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को हेल्प मिल जाएगी, और ये आपको पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत विउपनिवेशीकरण प्रक्रिया का कट्टर मतलब स्ट्रेच सपोर्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन समर्थक है और नस्लवाद रेजिम के दृढ़ विरोध करता है के पक्ष में 3 उपयुक्त तर्क आर्ग्यूमेंट दीजिए। मतलब विउपनिवेशीकरण का कट्टर विरोधी है और वो नस्लवाद का भी विरोधी है, इसका हमें बताना है आंसर। तो इसका आंसर है हाँ, ये सच है कि भारत विउपनिवेशीकरण प्रक्रिया के कट्टर समर्थक हैं, उपनिवेशवाद का विरोधी है, पर जो विउपनिवेशवाद है इसका समर्थक है, और नस्लवाद के कट्टर विरोधी है, मतलब दृढ़ विरोधी था। इसे निम्नलिखित तर्क द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं कैसे है वो। फर्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता की अवधि में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, परमाणु हथियार का निर्माण, कम्युनिस्ट चीन का उदय और दुनिया में विउपनिवेशीकरण की शुरुआत जैसी घटनाएं हुई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ये सब घटनाएं हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुई थी यूएनओ की, परमाणु हथियार का निर्माण हो रहा था, कम्युनिस्ट चीन का भी उदय हुआ था, वो भी आज़ाद हुआ था भारत के लगभग साथ ही, और दुनिया में विउपनिवेशीकरण हो रहा था, मतलब नए नए देश आज़ाद हो रहे थे। ये सब घटनाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये 2 महाशक्तियों के उदय के दौरान था, मतलब इस समय शीत युद्ध चल रहा था ना, ये 2 महाशक्तियां हैं उसकी, अर्थात अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे नाटो बोलते हैं, NATO। और ये कब बना था? ये बना था 1949 में अप्रैल में। और सोवियत संघ के नेतृत्व वाला वर्साय। ये जो नाटो और वर्साय है, ये दोनों सैन्य गुट हैं, ये इन देशों के सैन्य गुट हैं। दुनिया के अधिकांश देश इन दोनों खेमों में शामिल हो रहे थे। जैसे जैसे देश आजाद होते जा रहे थे वह भी इन देशों के साथ जुड़ते जा रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि भारत अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। मतलब सैन्य गठबंधन कौन से? वर्साय और नाटो। वह उपनिवेशवाद का विरोध करता था क्योंकि जो देश आजाद हो रहे थे वो किसी ना किसी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, वो अब इन 2 देशों के गुलाम होते जा रहे थे। गुलाम नहीं कहेंगे तो वो तो इनके सहयोगी हो गए ना, वो न चाहते हुए भी इन देशों का साथ देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के आदर्श विदेश नीति दृष्टिकोण के रूप में गुटनिरपेक्षता की वकालत की। यह एक कठिन संतुलन कार्य था और कभी कभी संतुलन सही नहीं लगता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर मुद्दे पर मिस्र हमला किया तो भारत ने इस नव उपनिवेशिक आक्रमण के खिलाफ दुनिया के विरोध का नेतृत्व किया। मतलब भारत ने भी इसका विरोध किया था, स्वेज नहर पर हमले का, जो मिस्र पर हमला किया गया था, क्योंकि मिस्र एक अफ्रीकी देश है। लेकिन उसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी पर हमला किया तो भारत ने उसके सार्वजनिक निंदा में हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए इसमें भारत का डिफरेंस बताया गया है। जब मिस्र पर हमला हुआ तो भारत ने उसका समर्थन किया कि हाँ ये मिस्र पर गलत हमला हुआ है, मगर जब यूएसआर ने हंगरी पर हमला किया तो भारत ने इसका समर्थन नहीं किया और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपना सार्वजनिक बयान घोषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में के बावजूद मोटे तौर पर भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाया। दोनों ब्लॉकों के सदस्यों की सहायता और सहयोग प्राप्त करा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, फिर भी इसके आकार, स्थान और शक्ति क्षमता को देखते हुए नेहरू ने विश्व मामलों में, विशेष रूप से एशिया मामलों में भारत के लिए एक प्रमुख भूमिका की कल्पना करी। उसके युग की पहचान भारत और एशिया और अफ्रीका के अन्य स्वतंत्र राज्यों के बीच संपर्कों की स्थापना की गई। 1940 और 1950 के दशक के दौरान नेहरू एशिया एकता के प्रबल समर्थक थे। नेहरू एशिया की समर्थक थे एकता के लिए। कब से कब तक? 1940 से 1950 के दशक तक। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के 5 महीने पहले मार्च 1947 में एशिया सम्मेलन आयोजित किया। 1947 में मार्च में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं एशियाई संबंध सम्मेलन। इसमें भारत ने भाग भी लिया था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद। 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग शहरों में आयोजित अफ्रीका एशिया सम्मेलन, इसे बांडुंग सम्मेलन ही बोलते हैं और अफ्रीका एशिया सम्मेलन ही बोला जाता है उसे। इसे आमतौर पर बांडुंग सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। नए
स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका देशों के साथ भारत के जुड़ाव की पराकाष्ठा को चिन्हित किया। बांडुंग सम्मेलन के बाद नेम की स्थापना की। नेम के प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेहरू नेम के सह संस्थापक थे। आज यहाँ पे सिर्फ फोकस करें ये बेलग्रेड में अगर आपसे कोई पूछे कि नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था, तो इसका इन शॉर्ट आंसर ये वाला है। आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेम में 1961 में इसका सम्मेलन किया गया था सितंबर में। अगर मंथ याद भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपको याद रखना है 1961 में। और जगह कौन सी थी? बेलग्रेड में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आयोजन किया गया था। इसमें नेम की स्थापना की गई थी। नेम में भारत भी शामिल था। तो इस प्रकार इस चैप्टर के भारत के विदेश संबंध के सभी प्रीवियस क्वेश्चन का समापन होता है और इससे से आपको पूरे चैप्टर की समरी इन शॉर्ट पता चल जाती है कि चैप्टर में क्या था। अगर आप एक बार को बुक अपनी रिवाइज नहीं कर पाते हैं और आप इन प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो पूरी चैप्टर पॉइंट वाइज सब याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।